हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज के क्वेश्चन जो हैं वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। आपकी साइंस की और ईवीएस की बुक पर आधारित हैं। अगर आप पेपर 1 में अप्लाई करने जा रहे हैं तो भी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पेपर 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सुपर टेट और जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी होम साइंस से भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और ये सभी एससीईआरटी पर ही बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी की अगर आप साइंस की बुक्स पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है उसी पर आधारित है। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी इन वीडियो के माध्यम से होने जा रही है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं और तो वीडियो मैं इस तरह के अपलोड करती रहूँगी जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है फाइनल मैराथन सीरीज़ फॉर सीटेट 2021। फ्री मैराथन क्लासेस हैं। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक ये क्लासेस चलेंगी और ये आपको सीटेट 2021 में को क्रैक कराने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, यानी कि मैराथन क्लासेस हैं तो चलती रहेंगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, हर एक जानकारी दी जाएगी। तो आप इस मैराथन सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पे नहीं करना है, कुछ भी पे नहीं करना है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक पर क्लिक करना है और ये क्लासेस ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप यूपी टेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स भी चालू हो रहा है यूपी टेट का 2021 को लेकर, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये 6 मार्च तक चलेगा। इसके लिए भी आप एनरोल करा सकते हैं। इसमें आपके हर एक सब्जेक्ट साइंस, संस्कृत, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, हिंदी, ईवीएस सभी की तैयारी करवाई जाएगी। ये एक सब्सक्रिप्शन कोर्स है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेट का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप किसी भी फ्री लाइव क्लास को, यानी कि मैराथन अगर सीटेट आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पर आपको एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा, तो उसमें आपको लिखना होगा प्रतीक्षा टेट। इसके साथ ही अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर रेफरल कोड में भी आप प्रतीक्षा टेट लिखकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। देन टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये चार्जेस हैं। तो आप जैसे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स के अंदर टेट के जितने भी कोर्स होंगे, चाहे वो यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, सी टेट का हो, वो सभी कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। आपको हर एक बैच के लिए, हर एक कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना होगा। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज, ओनली वन सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वसा, विटामिन, फास्फोरस या प्रोटीन। तो शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं ये आपको बताना है। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विटामिन। विटामिन शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी कमी से आप देखोगे, विटामिन की कमी से आपने कई बार पढ़ा होगा कि काफ़ी सारे रोग हो जाते हैं। तो शरीर को विटामिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और सबसे पहले विटामिन की जो खोज की गई 1881 में की गई। 1881 में किसके द्वारा की गई, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। लूनिन के द्वारा की गई। तो लूनिन के द्वारा विटामिन की खोज की गई 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। तो ये चारों मछलियों के नाम हैं और इन मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है ये आपको बताना है। हेरिंग, मैकरल, साल्मन और सार्डिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई। तो ये चारों मछलियों जो विटामिन पाया जाता है वो है ऑप्शन
डी यानी कि विटामिन ई पाया जाता है। ये विटामिन ई के स्रोत हैं, ये चारों मछलियाँ विटामिन ई के स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन ई जो है वो तेल, गेहूँ, अंडे आदि चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन कौन है? डॉक्टर एम स्वामीनाथन के से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है, या हरित क्रांति के नाम से इनको जाना जाता है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के कौन माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं ये भारत में, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम स्वामीनाथन। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अनुशंसा यानी कि 4 खाद्य वर्ग की, 5 खाद्य वर्ग की, 7 खाद्य वर्ग की या 11 खाद्य वर्ग की, यानी कि कितने वर्गों से संबंधित इन्होंने अनुशंसा की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 11 खाद्य वर्ग की। 11 खाद्य कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है अनाज और ज्वार बाजरा, फिर हैं दालें, फिर गिरिया और तिलहन, सब्जियां, फिर है फल, छठा है दूध और दूध से बने पदार्थ, 7वां अंडे, 8वां मांस मछली, 9वां वसा और तेल, 10वां है शक्कर और 11वां है मिर्च और मसाले। तो ये 11 खाद्य वर्ग हैं जिनकी अनुशंसा स्वामीनाथन कौन है? हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। किसका करता है? कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का या किसी का भी नहीं। त्वचा का झुर्रियाँ युक्त और उसका रंग पीला होना किसका लक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा कुपोषण का। जब शरीर को भोजन नहीं मिलता है, अच्छे से विटामिन, अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। शरीर के लिए कम से कम जो उसकी निर्धारित मात्रा है वो ज़रूरी है। अगर उससे कम मिल रहा है, उसको उतने पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जितने शरीर को ज़रूरत है, तो उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ती जाएंगी, रंग पीला होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुपोषण के शिकार से संबंधित व्यक्ति में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ या और कोई भी नहीं। तो ये क्या है? दूध दही, कहा भी जाता है कि दूध खाओ, दही खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जिससे कि शरीर को पोषण मिले, और ये सभी चीज़ें हैं शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ यही है भोज्य पदार्थ, क्योंकि ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आपने देखा ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? तो ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, ये ऊर्जा जो हमारे शरीर को एनर्जी दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर को एनर्जी देती है। जब भी हम भोज्य पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं तो हम भोज्य पदार्थों को ऊर्जादायक, शरीर निर्माण इस तरह से डिवाइड करते हैं। और इसमें फिर है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ में क्या आ जाएगा? विटामिन आ जाएंगे, खनिज लवण आ जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो जब भी आप भोज्य पदार्थ पढ़ रहे हो, भोजन चैप्टर जब भी आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको 3 भागों में पोषण तत्वों से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा पकाने के विधि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आंच पर पकाना। दूसरा ऑप्शन है उबालना और धीरे धीरे उबालना। तीसरा है उबालना और धीमी आंच पर पकाना। और चौथा है कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आंच पर पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपरी छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है?
तो वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि या जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 होगा। तो ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जा रहा है तो वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। तो आपने देखा होगा आजकल मार्केट में मोमोज़ वगैरह मिलते हैं, तो उसमें नीचे आप देखोगे नीचे पानी होता है, ऊपर मोमोज़ को रखा जाता है। या कॉर्न्स जो होते हैं, अमेरिकन कॉर्न्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, वो क्या हैं? वो वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि है। नीचे पानी रखा जाता है, ऊपर छलनी रखी जाती है और उसमें कोई सामान रखा जाता है जिससे कि चीज़ें पक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है। पहला ऑप्शन है पोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन या इनमें से कोई नहीं। भोज्य यानी कि खाने के जो पदार्थ हैं उनमें मिलावट से क्या हो सकता है? सुपोषण, तो सुपोषण तो होगा नहीं। जब चीज़ मिलावट की बात आ गई है यानी कि आपके बॉडी को वो सही चीज़ नहीं मिल रही है, तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। स्वस्थ जीवन और सुपोषण तो कभी होता ही नहीं है। जब कोई भोज्य पदार्थ बाज़ार में कम मात्रा में उपलब्ध होता है तो क्या करते हैं व्यापारी? उस कमी को पूरा करने के लिए उसमें मिलावट कर देते हैं, उस जैसी मिलती जुलती चीज़ को मिलाना चालू कर देते हैं जो कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा सस्ती है या वेस्ट है। ठीक है, जैसे आप देखोगे दूध की मात्रा कम होती है तो दूध में क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं, या फिर कोई केमिकल के द्वारा दूध बना लेते हैं जिससे कि आप दूध पी रहे हो लेकिन आपके शरीर को वो जो दूध से मिलने वाला कैल्शियम है वो नहीं मिल पा रहा है और आपका शरीर कुपोषण का शिकार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में है या वायु द्वारा पकाने की विधि में? तो भूंजना और सेकना का प्रयोग किया जाता है वायु द्वारा पकाने की विधि में। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। और आपने चीज़ें सुनी भी होंगी, जैसे आपने देखा होगा तंदूरी पनीर बनाया जाता है तो वो क्या किया जाता है? भूंजना और सेकना। नीचे कोयले वगैरह को जलाया जाता है, एक तरह का तंदूर बनाया जाता है और फिर ऊपर से उसको सेका जाता है। तो वो डायरेक्ट आग में नहीं रखा जाता है बल्कि जो आग के में से जो गर्म वायु निकल रही है उसमें पकाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में शाकाणु या की वृद्धि 40 डिग्री से ये शुक्राणु होगा, शुक्राणु। रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री से नीचे क्या होती है? बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपवर्तित रहती है या कोई भी नहीं? तो ये जो डिग्री है 40 डिग्री फ्रिज की, तो इसमें क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपका जो खाना है वो कई दिन तक बचा हुआ रहता है, ख़राब नहीं होता है। और रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि जो वो होती है वो रुक जाती है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 0 से 40 डिग्री, 0 से 97 या 35 टू 40 डिग्री या 20 टू 45 डिग्री। अंडा और दूध कितने डिग्री पर सुरक्षित रहते हैं? ये अभी हमने क्लास 7 की बुक में ही पढ़ा है साइंस की, और ताज़ा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 3, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो भोजन तथा खाद्य पदार्थ से संबंधित चैप्टर है 7th क्लास की साइंस की बुक में, उसमें ही हमने ये अभी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है, फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद कर देना, या उसे धीरे धीरे पकाना, या उनमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। तो बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित बातें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे फलों के जार या बोतलों को पर्याप्त रूप से आप गर्म कर रहे हैं, उनमें जो निहित वायु है, आपने देखा होगा जितने भी चीज़ें पैक्ड आती हैं, जैसे कॉर्न्स हैं या कुछ सब्जी है या फ्रोज़न मटर है, उनमें
जो वायु होती है, हवा जो होती है, उनको निकाल कर सील बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे कि आपका जो खाना है वो बचा रहे। उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाया जाता है, कुछ एसिड्स मिलाए जाते हैं जिससे कि आपका खाना सेफ रहे। ओके, नेक्स्ट है भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर ऐसे ही रखना चाहिए। डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए और तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, जिससे नमी युक्त जो डिब्बे हैं जिनमें वायु नहीं है, तो बाहर की जो वायु है वो उस तेल युक्त वस्त्र से टकराकर बाहर ही रहे, वो अंदर प्रवेश ही ना करे, ठीक है। इस तरह से आप डिब्बों को रख सकते हो जिससे कि बाहर की जो नमी है वो डिब्बों के अंदर ना पहुँचे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं 4। डिप्थीरिया के क्या परिणाम हैं। बेसिल के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय और गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डिप्थीरिया के चारों ही प्रभाव परिणाम होते हैं और ये एक संक्रामक रोग है जो बच्चों में अधिकतर फैलता है। डिप्थीरिया जिन जीवाणुओं के द्वारा फैलता है उन्हें कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई कहते हैं। इसके बारे में भी हमने अभी साइंस की बुक में पढ़ा है। कौन सा रोग किन जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये हमने अभी बुक में पढ़ा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, आप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी चैप्टर ज़रूर पढ़ें। इसी के तरह के क्वेश्चन आपको आपके EVS के पेपर में, आपके साइंस के पेपर में, और आप TGT अगर PGT होम साइंस में भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि SCERT और NCERT की बुक्स पर ही आधारित होते हैं, साइंस की बुक पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। कुष्ठ रोग के लक्षण कौन से हैं। संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना, कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ और फोड़े होना, और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, मलेरिया होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। कैसा लगा वीडियो, और वीडियो इसी तरह के चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, नर एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, या उपरोक्त किसी से नहीं। तो ये हम हर क्लास की EVS की बुक हो या साइंस की बुक हो, हर उसमें पढ़ेंगे। तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ये भी एक संक्रामक रोग है और ये रक्त के माध्यम से संक्रमित होने वाला रोग है। एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है और इसका जो जीवाणु है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका जो परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम, जिसके द्वारा ये फैलता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।